नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग साइंस टीचिंग बीएड थर्ड सेमेस्टर का हम लोग साइंस टीचिंग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग विधियां, जो शिक्षण की विधियां होती हैं, उन विधियों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और उस विधियों में हम लोग धीरे धीरे विधियां पढ़ चुके हैं और आपको हम बार बार बताते हैं कि ये साइंस टीचिंग ही नहीं, साइंस टीचिंग के साथ साथ आपका गृह विज्ञान टीचिंग और गृह विज्ञान टीचिंग के साथ साथ जीव विज्ञान टीचिंग, ये सब का सब जो है ये आपका चल रहा है एक साथ। तो आप लोग जो भी जब विधियों की जब बात आए तो ऐसा नहीं कि आपको गृह विज्ञान में कोई अलग विधि आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जीव विज्ञान में अलग पढ़ना पड़ेगा और विज्ञान मतलब जो शिक्षण है उसमें अलग पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आपकी विधियों की जब बात आएगी तो ये तीनों में आपका सब की सब विधियां काम करेंगी। तो इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? तो समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इससे पहले आप लोग चैनल पे जितने भी नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, तभी आप लोग को लाभपूर्ण होगा। तो आप लोग और जितने नए लोग हों वो तो सब्सक्राइब करिए ही, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए, ताकि और लोग भी, आपके दोस्त मित्र जितने भी लोग हों वो लोग भी लाभान्वित हो सके। आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता क्या है। जो हम लोग का समस्या समाधान विधि है, ये समस्या समाधान विधि क्या होता है? तो हम कहेंगे, जैसे कि इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, आप एक दो वीडियो पहले आप देखेंगे तो ह्यूरिस्टिक मेथड, जो कि अनुसंधान विधि हम लोग पढ़े थे। तो उसी सेम अनुसंधान विधि के लगभग से अनुसंधान विधि के ही जैसी ये भी विधि समस्या समाधान विधि भी होती है। यह भी एक वैज्ञानिक विधि होती है। तो हम कह सकते हैं कि यह विधि भी ह्यूरिस्टिक विधि के ही जैसी होती है। इस विधि का जन्म प्रयोजनवाद के बाद हुआ। जैसे कि हम लोग इसके पहले जस्ट अभी कल वाले में जब हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें प्रयोजनवाद के ही द्वारा जो हम शिक्षा शास्त्री किलपैट्रिक जो दिए थे तो उसके हम लोग अध्ययन किए थे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें समस्या समाधान विधि। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि यह विधि कौन दिया था? तो ह्यूरिस्टिक विधि के ही जैसी इस विधि को भी हम कहते हैं। और इसका जन्म जो है वो प्रयोजनवाद के बाद हुआ था। जब प्रयोजनवाद, उसके बाद ही इस विधि का प्रयोजनवाद के बाद इसका जन्म हुआ था। तो आइए देखते हैं कि समस्या समाधान विधि है क्या। तो आपको देखिए लिखा हुआ है कि इस विधि में अध्यापक सबसे पहले कक्षा में, कौन? अध्यापक। इस विधि में अध्यापक जो रहेंगे, जो टीचर आपके रहेंगे, वो सबसे पहले कक्षा में क्या करेंगे? बालकों के सामने एक समस्या समाधान के लिए रखता है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका टीचर रहेगा, जो आपका अध्यापक रहेगा, वो करेगा क्या कि एक बच्चों के समूह में एक कोई न कोई समस्या दे देगा। कोई समस्या, जैसे कि आप मान लीजिए पर्यावरण का प्रदूषण दे देगा बच्चों के बीच में कि आप लोग बताइए कि पर्यावरण के प्रदूषण को हम कैसे मतलब कम कर सकते हैं, या पर्यावरण के प्रदूषण है ये, इसमें क्या हम ऐसा काम करें जिसमें उसका मतलब कम हो हमारा पर्यावरण। जल प्रदूषण जैसे है कि जल जो प्रदूषण है, जल के प्रदूषण को हम कैसे कम करें, वायु प्रदूषण को हम कैसे कम करें। तो एक क्या हो गया? एक समस्या हो गया। और बच्चों के बीच में जब एक टीचर जब एक समस्या जब दे देगा तो सब के सब बच्चे मिलकर के आपस में उनका समूह क्या करेगा? उसको खोजने का प्रयास करेगा कि हमारा जो ये समस्या है पर्यावरण प्रदूषण का, इस पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे निवारण करें, कैसे उसको हम खत्म करें। तो इस पर्यावरण प्रदूषण में कुछ बच्चों क्या सोचेंगे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए, कुछ लोग क्या सोचेंगे कि जो वाहन है उस वाहन को कम किया जाए ताकि उससे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण जैसे। तो ये सब चीजों के बारे में क्या करेंगे? बच्चे अलग अलग अपना तर्क करेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? समस्या समाधान विधि कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। आपको नोट्स थोड़ा सा दे देते हैं और बाकी हमारी सुनी हुई बातें आप अपने दिमाग में तुरंत उसको ज्यों का त्यों रख लिया करिए। तो इस विधि में अध्यापक सबसे पहले कक्षा में बालकों के सामने, ये बालक जो हैं उन बालकों के सामने, क्योंकि और किसी के सामने आप समस्या नहीं देंगे। एक टीचर जब भी देगा तो अपने बच्चों के ही सामने समस्या देगा। तो बालकों के सामने एक समस्या क्या करेगा? एक समस्या समाधान के लिए, एक कोई समस्या होगा उसका समाधान के लिए रखता है। और यह समस्या उसके पाठ्यक्रम से संबंधित हो। ऐसा ना हो पता चले कि बच्चा क्लास 3 का हो और समस्या हम बहुत बड़ा समस्या दे दें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस क्लास का बच्चा हो उसी के आसपास वैसी लगभग उसके पाठ्यक्रम से संबंधित वो समस्या हो, ताकि बच्चा उस पर तर्क कर सके, उस पर चिंतन कर सके, और ताकि उससे कुछ न कुछ अपना रुचि भी ले और कुछ सीखे भी। तो यही चीज़ है। तो पाठ्यक्रम से संबंधित होती है। इसके बाद विद्यार्थियों में, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद विद्यार्थियों में उस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। जो भी विद्यार्थी होंगे, जो भी टीचर का दिया हुआ समस्या रहेगा, उस समस्या को क्या करेंगे? निवारण करेंगे, उसको सोचने का प्रयास करेंगे, उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। इससे सरल
भाषा आपको हम नोट्स में नहीं दे सकते, ये सबसे सरल भाषा है। तो समस्या निकालने का प्रयास करते हैं। छात्र एक वैज्ञानिक की भांति उस समय, देखिए होता क्या है कि एक वैज्ञानिक भी उस समय क्या करते हैं, जब अपनी को जब कोई चीज़ पे जब वो खोज जब करते हैं तो एक वैज्ञानिक भी उस पर तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, किसी चीज़ को खोजने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी समस्या में जब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड हमारा जो होता है उसमें बच्चे भी तर्क करते हैं, अलग अलग वो सोचेंगे ऐसा क्या काम करें जिससे पर्यावरण हमारा कम हो जाए, ऐसा काम क्या करें जिससे कि जल प्रदूषण हमारा कम हो जाए, जल ज़्यादा से ज़्यादा हम इकट्ठा कर पाएँ, सूखा ना पड़ने पाए, ये सब तमाम तरह की समस्याएं, ध्वनि जैसे ध्वनि प्रदूषण है तो ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारा ध्वनि प्रदूषण कम हो। इन सभी समस्याओं को अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे। कोई कहेगा जहाज न चले, कोई कहेगा हार्न जो गाड़ियाँ काफ़ी तेज जो हार्न लगाए जाते हैं उसको न लगे, काफ़ी उसको कम स्लो में रखा जाए। काफ़ी तरह की चीज़ें जो कचरे होते हैं, पॉलीथीन होते हैं, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि पॉलीथीन को ज़मीन में दबा दिया जाए, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं उसको पॉलीथीन में सब फेंक दिया जाए। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग अपना तर्क करते हैं, अलग अलग उसको समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि उस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं जो बच्चे होंगे। तो छात्र एक वैज्ञानिक की भांति तर्क वितर्क करके, देखिए आपको हम बताए भी कि जो कुछ भी रहेगा, जो बालक रहेगा वो तर्क करेगा, वितर्क करेगा, उसमें सोचेगा, चिंतन करेगा। तो तर्क वितर्क करके, विचार विमर्श करके, ये सब पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, विचार विमर्श करके के द्वारा हल निकालने का प्रयास करते हैं। उसको उस समस्या का हल निकालने का प्रयास करते हैं कि ये जो हमारी समस्या है उसको हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या सोचें जिससे कि इसका हल निकल सके। तो हम कह सकते हैं कि समस्या के हल के लिए अध्यापक उनकी सहायता करते हैं। जो अध्यापक रहेगा, बालक तो तर्क करेगा, चिंतन करेगा, उसमें सोचने का प्रयास करेगा, हल निकालने का प्रयास करेगा, लेकिन उसमें शिक्षक की भी तो कुछ ना कुछ भूमिका होगी। तो उस समस्या के हल के लिए अध्यापक उनकी क्या करता है, बच्चों की थोड़ी थोड़ी सहायता करता है। जहां कि मान लीजिए बच्चे कुछ गलतियां अगर कर रहे हैं या फिर वो सोच तर्क नहीं कर पाते, थोड़ा सा उनको पुनर्बलन का प्रयास करता है, थोड़ा सा उनको पुनर्बलन जब देता है तो बच्चा और चीजें सोच लेता है। तो वे समस्या का विश्लेषण करते हैं, जो टीचर होते हैं वो थोड़ा सा उनका विश्लेषण करते हैं बच्चों का। इस विधि द्वारा बालकों में तार्किक एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। आपको हम पहले यहाँ पे देखिए, बच्चे तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। जब ये सब चीज़ें जब बच्चे जब करेंगे तो उसमें चिंतन करेंगे बच्चे ना, तो बच्चों के तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी, बच्चों की जो तार्किक क्षमता बढ़ेगी, उनके निरीक्षण शक्ति का क्षमता उनका विकास होगा। और समस्या का हल होने पर बालक जब इन सभी जो भी समस्या जो बच्चों को जो दिया जाता है, उस जब समस्या को जब बालक जब तर्क करके चिंतन करके जब उसका जब हल जब खोज लेता है बालक, तो समस्या का हल होने पर बालक संतोष का अनुभव प्राप्त करता है। जैसे कि आप लोग भी अगर देख लीजिए, किसी भी चीज़ को अगर आप मान लीजिए पाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड में आप मान लीजिए कि थर्ड सेमेस्टर में आपको 80% पाना है। अगर आपको 80 तब तक आप पढ़ेंगे, तर्क करेंगे, चिंतन करेंगे, तर्क आप करके याद करेंगे चीज़ों को, पाठ्यक्रम को अपने, लेकिन जो ही आप 80% पा जाएंगे तो आपको क्या होता है, संतोष की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर लिए, आप संतुष्ट हो जाते हैं कि हम जितना चाहे थे उतना हमको नंबर मिल गया। तो उसी तरह से बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, उनको संतोष की प्राप्ति होती है, वो संतोष का अनुभव करते हैं। और जब भी उसके अलावा, उस प्रॉब्लम मेथड के अलावा, मतलब उस समस्या के अलावा कोई और भी नई समस्या जब उनके सामने जब रखा जाता है तो वे नवीन समस्या का हल करने के लिए तत्पर रहते हैं। कोई भी नई समस्या उनके सामने आप दे दीजिए, वो पूरा का पूरा एकदम तत्पर रहते हैं। वो अलग फिर से चीज़ें तर्क करने के लिए, फिर से उसमें अपना खोज करने के लिए कि ये चीज़ें हैं तो उसके हम कैसे उसका सॉल्व करें। तो कहीं ना कहीं जब आप उनके पाठ्यक्रम से देंगे, जब वो तर्क उसमें जब अपना वो कर पाएंगे, कुछ चीज़ें अपने से जब वो समस्या जब खोज पाएंगे, तब वो क्या करते हैं, वो और चीज़ें अपने से खोजने का नई ज्ञान में वो प्रयास करते हैं। तो आगे देखिए, इनकी जो कुछ परिभाषाएं जो हैं, वो कुछ परिभाषाओं के माध्यम से आप देख लीजिए। तो कुछ परिभाषाएं जैसे क्या हैं, आशुबेल के अनुसार। तो आशुबेल जो थे वो क्या कह रहे हैं कि समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो समस्या समाधान रहेगा, जो समस्या मतलब बच्चों को दिया जाएगा, उसका संप्रत्यय का निर्माण, उसका निर्माण मतलब कि बच्चे अपने खुद का उसका समस्या का निर्माण करेंगे, खुद से उसको खोजेंगे। तो संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम, उससे जो सीखेंगे बच्चे, उसका अधिगम का आविष्कार सम्मिलित होता है या आविष्कार होता है उन बच्चों का। अगला देखिए क्या है, स्किनर के अनुसार। स्किनर क्या कह रहे हैं कि समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है, जो समस्या समाधान जो है, प्रॉब्लम मेथड जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, उसमें क्या है कि समस्या जो समाधान है एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक एवं तथा चिंतन तर्क होते हैं। जिसमें क्या होते हैं, जिसमें सृजनात्मकता, उनके जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है, उनमें जो तर्क करने की जो क्षमता होती है, वो क्या होती है, चिंतन करने की क्षमता होती है, वो और विकसित होती है और वो जागृत होती है। तो ये चीज़ कौन बोले हैं, स्किनर के अनुसार। इनकी परिभाषाएं आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि ये सब परिभाषाएं ही आपको नंबर बहुत अच्छा कोटेशन यही सब हैं।
अगला देखिए, गेट्स तथा अन्य के अनुसार। गेट्स और अन्य के अनुसार, गेट्स और अन्य क्या कहे हैं कि समस्या समाधान शिक्षण का एक रूप है। जो समस्या समाधान है वो शिक्षण का एक क्या है, रूप है, जिसमें उचित स्तर की खोज की जाती है। कहने का मतलब यहाँ समझिए क्या है कि जो समस्या समाधान है वो शिक्षण का एक रूप है। किसका रूप है, तो शिक्षण का एक रूप है, जिसमें क्या होता है, उचित स्तर की खोज की जाती है। जिस स्तर पर बच्चा रहेगा उसका वो खोज कर पाता है। जैसे इसी के अनुसार, जैसे मान लिया अभी हम लोग आशुबेल के अनुसार देखें, स्किनर के अनुसार देखें, गेट्स और अन्य के अनुसार देखें, और आगे अगर वुडवर्थ के अनुसार अगर हम लोग देखें तो कहा, वुडवर्थ ने क्या कहे थे कि समस्या समाधान उस समय प्रकट होता है, जो हमारा जो समस्या जो रहेगा वो समस्या समाधान उस समय प्रकट होता है जब उद्देश्य की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा, जब हमको कोई उद्देश्य प्राप्त करना है और उस उद्देश्य की प्राप्ति में हमें जब कोई बाधा जब दिखाई देती है, या यदि लक्ष्य तक पहुंचने का कोई मार्ग सीधा और आसान होता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो मार्ग रहेगा वो सीधा और आसान होगा, तो उस समय समस्या नहीं आएगी। जैसे कहने का मतलब है कि आपको अगर बहुत, आप मान लीजिए कि आप बीएड कर रहे हैं, और बीएड अगर आप कर रहे हैं तो इससे पहले आप जो भी आप पढ़े होंगे आपको वो चीज़ें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो उस समय क्या आपको बाधा है कि नहीं बाधा आती है। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि जब कोई समस्या समाधान उस समय प्रकट होती है जब उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार की बाधा पड़ती है, तब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। और अगर आपको कोई बाधा नहीं पड़ती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड नहीं हो पाएगा, उसमें आपको समस्या ही नहीं आएगी। जब समस्या ही नहीं आएगी तो समस्या प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। तो इसी ये चीज क्या है, वुडवर्थ के अनुसार। तो आपको हम 2-3 क्या दिए, आपको परिभाषाएं दिए, उसके बाद समस्या समाधान क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताए, इसका अर्थ हो बताए। अब आगे हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे और क्या चीजें हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए देखें। देखिए, समस्या समाधान विधि की विशेषता क्या है, इसमें हम लोग इनकी विशेषता देखेंगे, गुण देखेंगे और दोष देखेंगे। क्योंकि इनकी हम परिभाषा देख लिए हैं, समस्या समाधान विधि होती क्या है उसके बारे में हम लोग जान गए हैं। तो अब देखिए इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। सच्चाई तो अगर देखा जाए तो जो कुछ भी समस्या समाधान विधि जो है उसके बारे में हम जो आपको बता दिए, जो उसके अर्थ बता दिए, या उसको हम जो अच्छे से समझा दिए, उसी से आप एक एक लाइन अगर आप निकाल देंगे तो वो आपकी विशेषता हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं नोट्स बनवाने के लिए मैं आप लोगों को देते चल रहा हूं, जो कि आपको पेपर में इंपॉर्टेंट है, या फिर जो पूछ सकता है। संभावनाएं हैं कि हो सकता है शायद शॉर्ट में आपको पूछ दे कि समस्या समाधान विधि की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसलिए मैं आपको दे दिया हूं। तो देखिए क्या होती है कि समस्या छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए, जिससे छात्रों को समस्या का हल ढूंढने में आसानी हो। कहने का मतलब ये हो कि जब जो भी छात्र हो, जिस कक्षा के छात्र हों, उनसे पूर्व के छात्र, मतलब जो पूर्व की कक्षाओं में जो भी उनका सिलेबस हो या जो भी उनका पाठ्यक्रम हो, लगभग उससे रिलेटेड ही उनको समस्या देनी चाहिए, ताकि वो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें अपने से ढूंढ सके। ऐसा न दे दें कि पता चले कि वो बच्चा वहाँ तक सोच ही ना पाए। ऐसा न प्रकरण दे दें जिससे कि बच्चा ऐसी न समस्याएं दे दे, शिक्षक दे दे जिससे कि छात्र उस समस्या को सोच ही ना पाए, उसमें कुछ भी अपना 1% भी अपना न दे पाए। ऐसी समस्याएं नहीं देनी चाहिए। तो वही कहा जा रहा है कि समस्या छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। किस ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए? तो पूर्व ज्ञान से, जो कुछ भी वो पहले से जानता हो या सीखा हो पहले कक्षाओं में, उससे संबंधित होनी चाहिए, जिससे छात्रों की समस्या का हल ढूंढने में आसानी हो, थोड़ा सा उसको मदद मिल सके। दूसरी देखिए क्या है उसकी विशेषता, तो समस्या छात्र के लिए उपयोगी और व्यवहारिक होनी चाहिए। समस्या ऐसी होनी चाहिए छात्र के लिए जो कि उस छात्र के लिए उपयोगी भी हो और उसके साथ साथ क्या हो, वो व्यवहारिक हो। उसके व्यवहारिक जो ज्ञान उसके होते हैं उसमें वो क्या करे, मदद करे। ऐसा ना हो कि पता चले कि वो व्यवहारिक ना हो, वो सीख लिया उसके लिए कोई उपयोगी ही ना हो, कोई आगे के कक्षाओं में या फिर आगे उसके जीवन में कोई उसका उपयोग ही ना हो। तो ऐसी समस्याएं, ऐसा समस्या समाधान नहीं उसको देना चाहिए प्रॉब्लम, जिससे कि उसको कोई ना कोई दिक्कत हो। तो ऐसा नहीं चाहिए जो कि वो उसके लिए उपयोगी हो, तो उसके दैनिक जीवन में हो, उसका व्यवहारिक रूप से उसको उपयोग हो, ऐसी समस्याएं होनी चाहिए। अगला देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि समस्या छात्रों की रुचि और दृष्टिकोण। समस्या क्या हो, ऐसी हो जिसमें कि छात्र उसमें रुचि ले सके और उसका जो दृष्टिकोण हो, छात्र का जो दृष्टिकोण हो वो दृष्टिकोण के अनुसार होनी चाहिए। कहने का मतलब कि छात्र जो भी रहे उसमें वो रुचि ले, अपने से खुद से वो सोचने के लिए वो तत्पर रहे, उसमें तर्क चिंतन वो कर सके। ऐसा ना हो वो दृष्टिकोण हो उसके लिए, ऐसा ना हो कि पता चले कि वो उसके लिए ऐसा समस्या दे दें जिससे कि वो सोच ही ना पाए, उसमें उसका रुचि ही कोई ना हो और आप उसको दे दिए तो वो कभी नहीं करेगा, उससे वो क्या करेगा, दूर भाग जाएगा। अगला देखिए पॉइंट क्या है चौथा, कि समस्या चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए। थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण जरूर होनी चाहिए, जिससे कि उसमें थोड़ा सा वो तर्क करने
मतलब अपना तर्क करे, वो चिंतन करे, सोचने के लिए वो मजबूर हो, तो थोड़ा सा ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए, जिससे छात्रों में सोचने तथा तर्क करने की शक्ति का विकास हो। जो चीज़ बताया वही चीज़ यहाँ पे देखिए आपको हम लिखवाए भी है नोट्स में। सोचने तथा तर्क करने के लिए क्या हो, उसमें शक्ति का उसका विकास हो सके, वो सोच सके, तर्क कर सके, चिंतन कर सके, ऐसी समस्याएं थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए। 5वां पॉइंट देखिए क्या है कि समस्या छात्रों के मानसिक स्तर, जो भी समस्याएं हो मानसिक स्तर तथा शारीरिक क्षमताओं के अनुकूल होनी चाहिए, ताकि उसका जो मानसिक शक्ति जो है वो सोच सके, तर्क कर सके, और तथा उसका जो शारीरिक जो क्षमताएं होती हैं उनके अनुकूल होनी चाहिए। आपको ये क्या हो गया, उनकी विशेषताएं हो गई, और कुछ इनके हम लोग गुण देखेंगे और उसके बाद उनके दोष देखेंगे, क्योंकि जहां आपको अगर कहीं कहीं आपको गुण अगर है उनकी अगर अच्छाइयां हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बुराइयां भी हैं। तो देखिए इनके गुण क्या है। सबसे पहला ही गुण अगर हम देखेंगे तो इस विधि में छात्र स्वयं रुचि लेते हैं। पहले ही आ गया क्या है, इस विधि में जो छात्र होगा वो स्वयं रुचि लेगा, क्योंकि जब भी समस्या का समाधान जब वो करेगा बच्चा तो उसमें खुद स्वयं से वो रुचि लेगा तथा और समस्या के हल के लिए स्वयं ही प्रयास करेगा। उस समस्या को ढूंढने के लिए, उस समस्या का निष्कर्ष निकालने के लिए, हल करने के लिए क्या करेगा, स्वयं ही प्रयास करेगा, स्वयं ही उसको सोचने का प्रयास करेगा, स्वयं ही उसको ढूंढने का प्रयास करेगा, उसका हल निकालने का प्रयास करेगा। और अगला पॉइंट देखिए दूसरा क्या है, इस विधि में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इस विधि में जो कार्य करने की उसकी जो क्षमता है बालक की, वो क्षमता क्या करेगा, उसमें उसकी क्षमता बढ़ती है। क्योंकि जब भी आप तर्क करेंगे, जब भी आप अपने से चिंतन करेंगे तो उसमें आपके सोचने समझने की क्षमता क्या होता है, विकास होता है। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि उसके जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ती है। अगला पॉइंट देखिए इनका क्या है कि यह विधि करके सीखने पर आधारित होती है। जब कोई भी काम जब अपने से सोचेंगे, आप अपने से करेंगे तो करके सीखने की आधारित होती है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि बालकों में सामूहिकता की भावना, आपको हम बताए भी थे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जब भी टीचर क्या करेगा, 4-5 बच्चों के समूह में कोई एक प्रॉब्लम दे देगा और उसको कहेगा कि उसको आप सॉल्व करिए, उसको आप सोचिए समझिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो वही चीज कहा जा रही है, जब भी होगा सामूहिकता की भावना पैदा होती है तथा समस्या को हल करने के लिए एक दूसरे के सहायता करते हैं लोग। जब आपस में समूह उनका जो होता है, वो लोग आपस में किसी समस्या को समाधान करने के लिए वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके उस समस्या को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सामूहिकता की भावना होती है तथा समस्या को हल करने के लिए एक दूसरे के सहायता करते हैं या एक दूसरे की मदद करते हैं। जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। आगे देखिए, जब इनके जब दोस्त कहीं ना कहीं जब इनके गुण हुए तो इनके दोष भी होंगे। दोष में देखिए क्या है, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं। जैसे 1-2 क्लास के जो बच्चे होते हैं, अब उनके के लिए वो खुद अपने नहीं समझ पाते हैं। वो क्या होता है, कोई चीज़ें उनको क्या नाम है, वो अपने जब पढ़ ही नहीं पाते हैं तो सोचने की क्षमता कहाँ से रखेंगे। तो ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ये कम से कम 5 से लेकर ऊपर तक के बच्चों के लिए, या कम से कम 2, 3, 4 तक के, मान लीजिए 3 तक के बच्चे, जब उनसे ऊपर जब बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, सोच सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो इसलिए ये छोटी कक्षाएं जो होती हैं उनके लिए उपयोगी नहीं है। थोड़ी से ऊंचे स्तर तक आप समझ लीजिए 5 के ऊपर अगर आप हैं तो लगभग एक बार बच्चा थोड़ा मोड़ा उसके बारे में लिख सकता है, उसके बारे में कुछ चीज़ें तर्क कर सकता है। तो छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। और इस विधि में समय व शक्ति अधिक लगती है, क्योंकि जब आप सोचेंगे समझेंगे, कई बार पता चलेगा आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। कोई बच्चा ग्रुप का आपके समूह का है, वो कहीं अलग सोच रहा है, और तो ये सब चीज़ें क्या होती है, कहीं ना कहीं अधिक समय ये लेती है। और आगे देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, इस विधि में बालकों को अधिक विचार, तर्क और अधिक कार्य करना पड़ता है। क्लियर भी हो गया कि ये जो विधि है, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें जो भी बालक होगा उसको क्या होगा, अधिक से अधिक विचार करना पड़ेगा, अधिक से अधिक वो सोचेगा, अधिक से अधिक वो तर्क करेगा, और अधिक से अधिक क्या करता है, कार्य करना पड़ता है। क्योंकि जब अधिक जब सोचेगा, अधिक जब उसमें जब अपना तर्क करेगा, तो इसमें क्या होता है, अधिक से अधिक उसमें वो कार्य करता है, और इससे उसके क्या होते हैं, समय भी सबसे ज़्यादा अधिक लगता है, अधिक विचार करता है। तो ये क्या है, इनके दोष हुए। तो हम लोग देख लिया आज समस्या समाधान विधि, इनके विशेषताएं और इनके गुण और इनके दोष। इससे पहले हम लोग इनके अर्थ और परिभाषाएं देखें। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे। ठीक है, तो हम लोग आज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ लिया। और जैसा कि विज्ञान शिक्षण में अगर हम आपको बताएं तो जीव विज्ञान शिक्षण या फिर गृह विज्ञान शिक्षण या विज्ञान शिक्षण, ये 3 जो शिक्षण हम लेकर के चल रहे हैं, जो भी विज्ञान से जो से रिलेटेड हैं, तो इसमें आपकी विधि जो भी है लगभग हमें लगता है कि अब जितना हम आप प्ले लिस्ट में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, और लगभग ये विधियां आपकी आज से समाप्त हो गई हैं। कल से हम लोग या तो इसी यूनिट में कुछ और सिलेबस आपका जो बचा होगा तो उसको हम लोग देखेंगे, और नहीं तो फिर हम लोग अलग यूनिट से अपना एक सीक्वेंस से आप लोग देखते
चलेंगे। तो मैं अभी चाहता हूं कि आप लोग जितने भी चैनल पे नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि आप लोग तो लाभान्वित हों ही, साथ साथ और भी आपके दोस्त मित्र जो भी लोग हों वो लोग भी लाभान्वित हो सकें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ में आया हो, लाभपूर्ण हुआ हो, तो एक अच्छा सा कमेंट आप लोग किया करिए, ताकि मुझे भी एक पुनर्बलन मिले, मैं भी अपने आप को आप पढ़ाने के लिए आपको और भी उत्साह से हम आपको पढ़ाएं और ये प्लेटफॉर्म पे और भी जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो दें हम। इसी के साथ